हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। आप लोग बता दें, ये वीडियो लेक्चर 12th स्टैंडर्ड, बीएससी, एमएससी एंड वो सारे विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड, आज हम लोग केवल न्यूक्लिक एसिड के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसके रोल क्या है, क्या इसके वर्क हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस आज हम इस टॉपिक पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड, अब हम आपको बता दें, ये न्यूक्लिक एसिड्स जो है ये बायो ऑर्गेनिक का एक पार्ट है। ये बायो ऑर्गेनिक का एक पार्ट है। इसको हम लोग बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। दूसरी बात देखिए कि न्यूक्लिक एसिड वास्तव में होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड एक जनरली देखा जाए तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड पस सेल में खोजा गया था। किसमें खोजा गया था? पस सेल। पस माने मवाद, पस सेल। अगर नॉर्मली देखा जाए ये मवाद में सबसे पहले पाया गया था और इसके अंदर इसका नेचर भी एसिडिक बताया गया था। कैसा बताया गया था? एसिडिक बताया गया था। अगर न्यूक्लिक एसिड देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड इन द ऑल लिविंग सेल्स। ये सभी लिविंग सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाला प्रोटीन है। लिविंग सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है। फाउंड इन लिविंग सेल्स न्यूक्लियस। हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये सभी लिविंग सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। नॉन लिविंग सेल के न्यूक्लियस में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ये लिविंग सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। इस बात को हमेशा नोट करिए, कंपटीशन में पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड किसी नॉन लिविंग सेल का नाम दे दिया, कहा कि उसके अंदर पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। तो ये लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं और ये नॉन लिविंग सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का बायोपॉलीमर होता है। बायोपॉलीमर होता है। अच्छा, इसके यूज कहाँ होते हैं? न्यूक्लिक एसिड से हमारे हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफर होता है। न्यूक्लिक एसिड वास्तव में इसका वर्क क्या है? इसका वर्क यही है कि हम इसके द्वारा आनुवंशिक लक्षणों का पता लगा सकते हैं, जैसे डीएनए और आरएनए। तो डीएनए हमारे हेरिडेटरी या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजता है, स्टोर करके रखता है उसको, और आरएनए उसको ट्रांसलेट करके बताता है कि इसमें क्या क्या डिस्कस हुआ है, या क्या है, ये क्या है, किस तरीके से वर्क करेगा, क्या है, इन सब चीजों के बारे में आरएनए हमको जानकारी देता है। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड वास्तव में होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का बायोपॉलीमर है जो सभी लिविंग सेल्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का बायोपॉलीमर है जो सभी लिविंग सेल्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में मिलता है। अब देखिए, न्यूक्लियोप्रोटीन क्या हो गया, आपको बताऊं मैं कि अगर देखा जाए नॉर्मली, तो नॉर्मली जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है एक प्रकार का प्रोटीन ही है। ऐसा क्यों कहा गया? अब हम लोग कह तो दिए, चलिए एक प्रकार का ये न्यूक्लियर प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब ये एक प्रकार का प्रोटीन ही है, लेकिन इसको हम कहेंगे कैसे? अब देखिए, हम लोगों ने प्रोटीन के डिस्कशन, प्रोटीन के चैप्टर में, प्रोटीन टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोटीन में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन किसे कहते हैं? उसमें एक प्रोस्टैटिक ग्रुप जुड़ा रहता है प्रोटीन के साथ में, जैसे एल्किल ग्रुप के साथ में जहां पर कोई एक अलग ग्रुप जुड़ गया, तो वैसे इसमें भी इस प्रकार के प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड एक प्रोस्टैटिक ग्रुप की तरह जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए हम लोग उसको न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। तो देखिए, वास्तव में न्यूक्लिक एसिड है क्या? जनरली न्यूक्लिक एसिड है बायोपॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का बायोपॉलीमर है जो कि लिविंग सेल्स के न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। और दूसरी बात देखिए, अगर न्यूक्लिक एसिड को देखा जाए तो सबसे पहले ये पस सेल में पाया गया था। किसमें पाया गया था? पस सेल माने मवाद के सेल में पाया गया था, और इसका नेचर जो था वो एसिडिक था। ये तो हमारे बायोलॉजी के फैक्टर हुए कि कैसे क्या होता है, इसमें होता क्या है, इन सब चीजों के बारे में ज्यादातर केमिस्ट्री में ही पूछा जाता है। केमिस्ट्री में इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया जाता है कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की कंस्टिट्यूएंट क्या है, बनता कैसे है,
क्या है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस हम लोग न्यूक्लिक एसिड के केमिस्ट्री पार्ट में देखते हैं आगे। तो न्यूक्लिक एसिड जो हमारा होता है वो पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। ये न्यूक्लिक एसिड अगर जनरली हम लोग नोट करें तो न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का बायोपॉलीमर है। क्या है? बायोपॉलीमर है। एक प्रकार का बायोपॉलीमर है जो कहां पे आ जाता है? फाउंड इन द लिविंग सेल्स न्यूक्लियस। लिविंग सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। दूसरा, ये किसके रूप में पाए जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर एक चीज और देखा जाए तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करके रखते हैं। जैसे वास्तविकता में दो ही न्यूक्लिक एसिड जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करना चाहता है, एक आरएनए, एक डीएनए। ये हम लोग का बायोलॉजिकल फैक्टर हुआ। ये बायोलॉजिकल फैक्टर हुआ कि ये हमारे न्यूक्लिक एसिड है क्या, कैसा है इसमें। तो ये आपको बता दें, ये केमिस्ट्री में इतना ज्यादा नहीं पूछा है। केमिस्ट्री का पार्ट इसका कुछ दूसरा है। केमिस्ट्री में कुछ दूसरा पूछा जाएगा कि वास्तव में न्यूक्लिक एसिड है क्या, होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस हम लोग न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में करते हैं। तो अगर देखा जाए नॉर्मली तो न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का बायोपॉलीमर होता है जो कि लिविंग सेल्स के न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। एक ये सिंपल एक बैकग्राउंड आप जान लीजिए कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। अब हम लोग अगर देखें कि वास्तव में न्यूक्लिक एसिड है क्या केमिस्ट्री के फैक्ट में, तो केमिस्ट्री के फैक्टर में अगर हम लोग देखते हैं तो केमिस्ट्री के फैक्टर में देखिए न्यूक्लिक एसिड जो होता है, अभी हम लोग देखिए बायोपॉलीमर है। तो ये पॉलीमर किसका होता है? पॉलीमर होता है किसका? किसी का होगा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये देखिए ये कहां से आ गया? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अभी चलिए इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड वास्तव में होता क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यानी कि बायो पॉलीमर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये बायोपॉलीमर है। क्या है? बायोपॉलीमर है। तो बायोपॉलीमर में ये पॉलीमर होता किसका? पॉलीमर माने कि एक से अधिक यूनिट को रिपीट करके आपस में जोड़ा जाए, उसी को हम लोग पॉलीमर कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड वास्तव में है क्या? बायोपॉलीमर। किसका? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये किसका है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, अब न्यूक्लियोटाइड अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड अगर देखा जाए तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। वो होता है न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड। किससे मिलकर बना होता है? दो चीजों से, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO है। यानी कि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट दो हैं, एक न्यूक्लियोटाइड और फास्फोरिक न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड। ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड में दो चीजों से मिलकर बना होता है। अब देखिए ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है। नॉर्मली देखा जाए तो इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है और एक बेस मॉलिक्यूल होता है। अब देखिए इसमें होगा एक शुगर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? शुगर मॉलिक्यूल। और एक होता है बेस मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? बेस मॉलिक्यूल। अब इसमें भी क्राइटेरिया है कि कौन सा बेस होगा, कौन सा शुगर होगा। ये हमेशा याद करने वाली चीज है कि इसको आप कभी भी गलत ना करिए। तो अगर देखा जाए मेनली तो न्यूक्लिक एसिड हमारे इन चीजों से मिलकर बना है, शुगर, बेस और फास्फोरिक। क्योंकि ये देखिए इसी का तो ये पार्ट निकल रहा है। अगर देखें इसको, अगर हम बनाते हैं तो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? फिर से देखिए
यानी कि अगर हम इसको एक सीक्वेंस से बनाएं तो कैसे बनाते हैं, देखिए जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का ये पॉलीमर होता है, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। और न्यूक्लियोटाइड हमारे दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड। और न्यूक्लियोसाइड जो हमारा होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, शुगर और बेस मॉलिक्यूल, शुगर और बेस मॉलिक्यूल। अब देखिए शुगर भी कौन सा होना चाहिए? शुगर इसमें हमेशा पेंटोज शुगर होना चाहिए। कौन सा शुगर होना चाहिए? पेंटोज शुगर। कौन सा शुगर होना चाहिए? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर होना चाहिए। अब देखिए बेस कैसा होना चाहिए? नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए। कौन सा बेस होना चाहिए? नाइट्रोजनस। अब नाइट्रोजनस बेस क्या होता है इसके बारे में भी हम बेस के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं शुगर। शुगर में पेंटोज शुगर होना चाहिए। पेंटोज शुगर किसे कहते हैं? पेंटोज शुगर में दो शुगर आते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड में यही मिलेंगे, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब देखिए ये हमारे शुगर के बारे में हो गया कि हमारे न्यूक्लिक एसिड में यही दोनों शुगर मिलेंगे, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब उसके बाद आता है कि नाइट्रोजनस बेस। ये देखिए नाइट्रोजनस बेस में दो डेरिवेटिव्स मिलते हैं, यानी कि मेनली हमारे जो न्यूक्लिक एसिड में बेस होता है, बेस मॉलिक्यूल, वो इन्हीं दो बेस के डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं? इन्हीं दो बेस के डेरिवेटिव होते हैं। जैसे अब नाइट्रोजनस बेस में कौन कौन से आते हैं? दो बेस होते हैं, प्यूरीन और पेरिमेडिन। इन्हीं दोनों का इसमें यूज होता है, प्यूरीन और पेरिमेडिन। तो वास्तव में अगर हम देखें तो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो इन चीजों से मिलकर बना होता है, शुगर, बेस और फास्फोरिक एसिड। अगर मेनली अगर हम देख लें तो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है ये बनता किससे है? इसके तीन पार्ट हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। कौन कौन से पार्ट हैं? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। अब देखिए पेंटोज शुगर में तो हम जान गए राइबोज, डीऑक्सीराइबोज होगा। नाइट्रोजनस बेस में प्यूरीन और पिरिमिडीन। इनके डेरिवेटिव रहते हैं, ये नहीं रहते, इनके डेरिवेटिव। इनके डेरिवेटिव का मतलब रहता है कि इनसे बने हुए जो होते हैं इनको डेरिवेटिव कहते हैं। और फास्फोरिक एसिड, ये तीन चीज हमारे न्यूक्लिक एसिड के पार्ट होते हैं। अगर देखा जाए तो दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेनली। अब हम इसके एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि शुगर कौन से कहते हैं, शुगर किसे कहते हैं, बेस किसे कहेंगे, फास्फोरिक एसिड क्या होगा, किस प्रकार से बनते हैं, इन सब के बारे में आप इसको नोट करिए। अब हम डिस्कस करते हैं शुगर कंपोनेंट के बारे में। शुगर, अगर शुगर के बारे में डिस्कस किया जाए, शुगर कंपोनेंट के बारे में, इन न्यूक्लिक एसिड, तो शुगर में इन न्यूक्लिक एसिड में दो शुगर पाए जाते हैं, पेंटोज शुगर, इसमें रहेगा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज।
राइबोज के स्ट्रक्चर के बारे में पहले देखते हैं। क्योंकि ये पेंटोज शुगर क्यों कहा गया, क्योंकि इनके जो साइक्लिक रिंग होगी उसमें केवल 5 ही एटम होंगे, मान लो 5 ही एटम होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो राइबोज, आपको बता दें राइबोज जो शुगर होता है ये पाया जाता है आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज जो होता है ये पाया जाता है डीएनए। ठीक है, तो आपको बताएं पेंटोज शुगर राइबोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए यहाँ पे H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CH2OH। दिस इज पेंटोज शुगर राइबोज, दिस इज डी राइबोज। इसको हम लोग राइबोज क्यों कहें, ये पेंटोज शुगर क्यों कहें। देखिए अगर देखा जाए तो इसमें 1 2 3 4 5 साइक्लिक, यानी कि 5 एटम्स इस साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। अब देखिए ये राइबोज का स्ट्रक्चर हो गया, डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए कहीं पर भी किसी भी केमिस्ट्री में अगर कहीं पर डीऑक्सी लग जाता है तो इसका मतलब वहां से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए डीऑक्सी का मतलब हुआ, ये रहा था हमारा राइबोज, ये हमारा राइबोज है। डीऑक्सीराइबोज का मतलब हुआ कि इसके किसी भी कार्बन एटम से जहां कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन निकला होगा, तो आपको बता दें डीऑक्सीराइबोज जो होता है इसके दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन एटम निकला रहता है, इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज। आपको बता दें राइबोज का यूज किया जाता है आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज का यूज किया जाता है डीएनए। ठीक है, आप इसको नोट करिए।